प्रिटी श्योर जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया ना उसको कम से कम ट्रैवल तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। पर पता है मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था एंड मुझे ट्रैवल करना भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अप्लाई नहीं किया था एक्सचेंज के लिए। पर इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूरी अच्छी से डिटेल में पूछा कि एक्सचेंज में क्या क्या होता है, एंड आई वॉज रिग्रेटिंग इट सो बैडली कि यार मैं खुद भी चली जाती तो अच्छा होता। तो मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है, कैसे करते हैं एंड कैसे अप्लाई होता है, कौन कौन जा सकता है, कितनी फीस है, सब कुछ बताऊंगी। बट टू बी श्योर कि आपको एक्सचेंज पे जाना है या नहीं जाना, उसके लिए आपको अभी से इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप MBA कॉलेज में पहुंचोगे तब भी आपको ये सब पता लग सकता है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि एक्सचेंज प्रोग्राम होता क्या है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि कुछ B स्कूल्स, कुछ MBA स्कूल्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि अगर उस कॉलेज के कुछ एक्सचेंज पार्टनरशिप्स हैं, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हैं जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से बाहर हैं, तो देन आप अपना 1 या 2 टर्म्स बाहर बिता सकते हो। नाउ उसका क्या सेंस होता है, आप अपना फर्स्ट ईयर तो यहाँ इंडिया में ही उसी B स्कूल में बिताते हो, लेकिन आप अपना 5th सेमेस्टर, जिसको हम टर्म बोलते हैं, अपना 5th टर्म आप उस यूनिवर्सिटी में बिताते हो जिसको हम सिंगल डिग्री एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। एंड अगर आप 2 टर्म्स बिताना चाहते हो तो उसको हम डुअल डिग्री एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप एक टर्म तो 5th टर्म में बिताते हो और दूसरा टर्म आप कैंपस ख़त्म होने के बाद और अपनी जॉब लगने से पहले जो टाइम होता है उसमें बाहर बिताते हो। तो दैट इज़ योर डुअल डिग्री। मेजॉरिटी लोग सिंगल के लिए ही जाते हैं, कुछ लोग डुअल के लिए भी जाते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होते हैं एंड आप कैसे पता कर सकते हो कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है वहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम है या नहीं है। तो कुछ कॉलेजेस की तो ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जैसे कि जो टॉप IIMs है। बट उसके अलावा अगर आपको पता करना हो तो आप सिंपली गूगल पे उस कॉलेज का नाम, उसके आगे एक्सचेंज पार्टनर इंस्टीट्यूट्स ये टाइप करोगे और एंटर मारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से कॉलेजेस का पार्टनरशिप है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का यूरोप में बेस्ड कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप होता है। अब उसका एक बहुत अच्छा रीज़न भी है कि अगर आप यूरोप घूमते हो तो आपको जो वीज़ा है वो सिंगल वीज़ा चाहिए होता है एंड उसके दम पे आप 17-18 ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हो। एंड उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस का ऑप्शन मिलता है। अब ये नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस क्या होते हैं, 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं अब्रॉड में। एक कॉलेज ऐसा होता है जिसमें आपको सेमेस्टर अटेंड नहीं करना पड़ता, कॉलेज में आपको क्लासेस नहीं लगानी पड़ती, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है। उसको हम बोलते हैं नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एडमिशन एज वेल एज अटेंडेंस बोथ आर नेसेसरी एंड उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो, उनको हम बोलते हैं अटेंडिंग कॉलेजेस। नाउ जो कॉलेजेस में आपको अटेंड नहीं करना होता, नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस, वो जनरली पाए जाते हैं इन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड। और जहाँ पे आपको अटेंड करना होता है वो जनरली पाए जाते हैं फ्रांस में। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग एक्सचेंज ट्रैवल के पर्पस से अटेंड करने का कोशिश करते हैं, दैट इज़ वाई वो नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस में जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जर्मनी, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड यहाँ सब बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अब इसका क्या सेंस है, ये बताने का क्या फ़ायदा है। अगर आप ट्रैवल के पर्पस से जा रहे हो तो नॉन अटेंडिंग कॉलेज चुनो। अगर आप पढ़ने के पर्पस से जा रहे हो, जो कि एक्चुअली में बहुत कम बच्चे जाते हैं, देन आप एक अटेंडिंग कॉलेज चुनो। मेजॉरिटी कॉलेजेस यूरोप में होते हैं, कुछ कॉलेजेस US या जापान में भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारा प्रोसेस शुरू कब होता है। तो जब आप एक B स्कूल में पहुंचते हो तब आपका 3rd टर्म ख़त्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर में 3 टर्म्स होती हैं 3 मंथ्स की। जब आपका 3rd टर्म ख़त्म होता है और आपकी समर इंटर्नशिप लगने वाली होती है, मतलब लग चुकी होती है बट स्टार्ट होने वाली होती है, उस समय एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आपको अपनी प्रेफरेंसेस एक लिस्ट आप बना लेते हो कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है, राइट। अब उसके बाद क्या होता है कि एक काउंसलिंग बोलते हैं हम उसको, एक एक्सेल शीट होती है जहाँ पर हर कॉलेज और उसके सामने बहुत सारी सीट्स लिखी होती हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और वो भर्ती हैं। लेकिन वो भर्ती किस हिसाब से हैं, जो भी रैंक 1 है या जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, एंड मैं बताऊंगी कि वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सबसे पहले चूज़ करेगा।
मान लो उसने एक कॉलेज चूज़ कर लिया, वो सीट फिलअप हो गई, देन उसके बाद सेकंड रैंक वाला चूज़ करेगा, देन थर्ड रैंक वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपने मान लो अपनी एक लिस्ट बनाई है 5 कॉलेजेस की, तो आप वेट करते हो देखने का कि उन 5 कॉलेजेस में आपके रैंक के हिसाब से सीट बची भी है या नहीं। बची है तो आपको मिल जाएगी, नहीं बची है तो या तो आप कोई और कॉलेज चूज़ कर सकते हो या पूरे प्रोसेस से ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। अब ये रैंक का क्या मतलब है? क्या ये एकेडमिक रैंक है? नहीं, इट्स नॉट ओनली एकेडमिक रैंक। इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स होता है वो इंक्लूड होता है, उसका एक परसेंटेज होता है। जैसे IIM अहमदाबाद में क्लोज टू 60-65% इस चीज़ का वेटेज है। एंड उसके अलावा बचा हुआ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस होता है। तो आप क्या किसी सोसाइटी या क्लब के प्रेसिडेंट थे, या फिर कि आपने कोई नेशनल लेवल कंपटीशन जीता है, या आपने कोई एनुअल इवेंट या स्पोर्ट्स इवेंट जीता है। लेकिन ये सब कुछ, चाहे वो एकेडमिक मार्क्स है या करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ IIM या बी स्कूल पहुंचने के बाद के काउंट होते हैं, उसके पहले के काउंट नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्रेश आ रहे हो कॉलेज में तो आपके पास एक क्लीन स्लेट है, एंड आप चाहो तो अपना प्रोफाइल इम्प्रूव करके अपना एक्सचेंज रैंक बेटर कर सकते हो और उस कॉलेज में जा सकते हो जहां आप जाना चाहते हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो टॉप रैंकर्स चूज़ करते हैं वो नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सब घूमने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना होगा। आई थिंक अगर मुझे पता होता कि कैसे फाइनेंस हो जाता है एक्सचेंज, तो शायद मैं भी एक्सचेंज पे चली जाती। मेरे लिए फाइनेंस एक कंसर्न था, तो आई वाज लाइक मैं नहीं जाऊँगी, एंड मुझे ट्रैवल भी इतना पसंद नहीं था। बट आई गॉट टू नो कि मैक्सिमम 5 लाख का खर्चा होता है एक्सचेंज के प्रोग्राम में। अब इस 5 लाख में आपको उस कॉलेज में पढ़ने का कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देना होता। आपका ट्यूशन फ़ी वही होगा जो आपके यहाँ के बी स्कूल का फ़ी है। जैसे अगर मान लो IIM अहमदाबाद का टर्म 5 में आप जा रहे हो, तो टर्म 5 का जो फ़ी है आप सिर्फ वो पे करोगे यहाँ पे, लेकिन आपको उस कॉलेज में पढ़ने का फ़ी नहीं पे करना पड़ता है। तो वो 5 लाख में क्या आता है एग्जैक्टली? आपके वीज़ा के एक्सपेंसेस आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते। उसके अलावा आपकी ट्रैवल की टिकट्स आएंगी, आपका उस कंट्री में ट्रैवल का खर्चा आएगा। एकोमोडेशन एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, क्योंकि कॉलेजेस जनरली हॉस्टल्स वहाँ पे नहीं होते, आप प्राइवेट एकोमोडेशन लेते हो। एंड अगर मोस्ट लोग क्या करते हैं कि जैसे जो जर्मनी वगैरह में जाते हैं, वो लोग एक छोटा सा अपार्टमेंट लेते हैं रेंट पे, एंड वहाँ सारे बैग्स फेंक देते हैं, एंड देन इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, एंड बजट ट्रैवलिंग करते हैं बेसिकली। तो उसके अलावा आपका फूड का एक्सपेंस होगा, एंड अगर कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस होगा। अब ये पूरा का पूरा जो खर्चा है वो चाहो तो आप अपनी पॉकेट से कर सकते हो, और चाहो तो एजुकेशन लोन में एडजस्ट भी कर सकते हो। अब मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि एजुकेशन लोन क्या होता है एंड कैसे मिलता है, डिसबर्स कैसे होता है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ऑलमोस्ट 40 लाख तक का लोन स्टार्टिंग में मिल जाता है। अब वो लोन आपको सैंक्शन नहीं होता, उतना लिमिट है जो आपको मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप शुरू में अगर आप 40 लाख तक का लोन लेते हो, तो जब एक्सचेंज का टर्म आएगा उस समय आप वो सारा पैसा, वो 5 लाख आप अपने एजुकेशन लोन में डिसबर्स करवा सकते हो, एंड वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आपने पहले नहीं लिया था, मान लो आपको नहीं पता था कि आपने एक्सचेंज पे जाना है या नहीं, आपने सिर्फ 23-24 लाख का ही लोन लिया, तो आप बैंक को कांटेक्ट करवा के अपने एजुकेशन लोन को एक्सटेंड भी करवा सकते हो, एंड उस तरह से आप थोड़ा और एक्सपेंस ऐड करके एजुकेशन लोन में अपना एक्सचेंज स्पॉन्सर कर सकते हो। सो ये कुछ तरीके हैं कि आपको एक्सचेंज पे कैसे कोई भी पेनी नहीं खर्चनी पड़ती है। ये मैंने कंफर्म किया है, क्योंकि जो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था उसने भी यही कहा था कि मैं खुद तो नहीं कर सकती थी, बट पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है एक्सचेंज का वो एजुकेशन लोन में एडजस्ट हुआ था। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि काफ़ी लोग होंगे कि मुझे अभी एक्सचेंज पे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं बाद में नहीं जा सकता क्या? तो जो बाद के एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कार्ड बन जाता है, जिसके बेसिस पे आपको 40% 50% डिस्काउंट हर चीज़ पे होता है। इनफैक्ट आपका विद इन द कंट्री ट्रेन ट्रैवल फ्री होता है अगर आपके पास वो कार्ड हो। तो द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग सो मैनी कंट्रीज, आप 17-18 कंट्रीज इन वन गो विजिट कर सकते हो, वो बहुत कम होता है। दैट इज़ वाई पीपल ट्राई कि वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ट्रैवल कर लें।
राइट। अब एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज पे कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। क्या सबके लिए कंपलसरी है जाना? नहीं, बिकॉज मैं खुद भी नहीं गई थी। एक्सचेंज प्रोग्राम प्योरली वॉलंटरी होता है, आप चाहो तो जा सकते हो, चाहो तो नहीं जाओगे। हाँ, बट किसको जाना चाहिए और किसको जाना मना है? किसको जाना चाहिए? जिसको पक्का श्योर है कि उसको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर। मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा था, और प्लस जो लोग फोटोज़ डालते हैं वो बहुत जलाते हैं, बट ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, प्लस आप नेटवर्क करना चाहते हो, तो जिस फ्रेंड से मैंने बात की थी उसने बताया कि आप बाहर जाकर के बहुत सारी कंट्रीज से लोग एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आए होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन बहुत सारे रिक्रूटर्स आपके टच में आते हैं, एंड बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स गए थे उनका इंटरव्यू भी हुआ था, उनके लिए इंटर्नशिप्स या जॉब इंटरव्यूज़ हुए थे। हाँ, ये बात है कि वहाँ पर बाहर थोड़ा फ्रेशर्स को कम प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स को जॉब्स के लिए प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। तो अगर आप बाहर इंटरव्यू दे रहे हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप बाहर जॉब भी कर सकते हो, एंड आप यहाँ के प्लेसमेंट प्रोसेस से ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। बट एसेंशियली जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये कि जो लोग यहाँ पर प्लेसमेंट चाहते हैं और जिनको समर प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिली है, उनके लिए एक्सचेंज नहीं है, या वो ट्राई करते हैं कि वो एक्सचेंज में ना बैठे। अब उसका क्या लॉजिक है? जो लोग बाहर जाते हैं उनका ग्रेडिंग सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक होता है और एवरेज होता है। बाहर के कॉलेजेस जैसा भी आपको मार्क्स देते हैं, या काफ़ी कॉलेजेस में तो एक सर्टन क्रेडिट होता है जो आपको सैंक्शन हो जाता है, आप उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। लेकिन मान लो आप समर्स में बैठे थे, मैंने बताया था ना थर्ड टर्म के बाद आप ये प्रोसेस करते हो। अगर आपको तब तक पता होता है कि आपकी समर प्लेसमेंट कहाँ लगी है, अगर आपको अच्छी समर प्लेसमेंट नहीं लगी है एंड आपको है कि अगर आपको पीपीओ मिल भी गया तो भी आप नहीं चाहोगे कि आप उस कंपनी में फाइनली ज्वाइन करो, तो देन यू हैव टू वर्क सुपर हार्ड इन योर सेकेंड ईयर टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, जिसके लिए आप कॉलेज में रहते हो, अपने एकेडमिक्स पे फोकस करते हो और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि बाहर तो एवरेज ग्रेड मिलेगा। तो दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग एक्सचेंज पे नहीं जाते हैं। उसके अलावा जो लोग के पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होता है बाहर का, या फिर के जो लोग समर इंटर्नशिप भी अब्रॉड में कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी कम पॉइंट्स मिलते हैं एक्सचेंज रैंक की कैलकुलेशन में, या कई बार वो एलिजिबल भी नहीं होते एक्सचेंज पे जाने के लिए। उसके अलावा जो लोग स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट हैं या किसी भी क्लब के प्रेसिडेंट या कोऑर्डिनेटर हैं, मेंबर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कोऑर्डिनेटर हो या अगर आप किसी फेस्ट के कोऑर्डिनेटर हो तो भी आप एक्सचेंज पे नहीं जा सकते हो। ये कुछ रूल्स हैं, हर कॉलेज में अलग अलग होते हैं, हमारे कॉलेज में यही रूल था। अब मान लो कि आपने भर दिया, आपने कहा मैं तो एक्सचेंज पे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, आपने समर प्लेसमेंट की, आपकी कंपनी भी अच्छी थी, बट बाय चांस आपको पीपीओ नहीं मिला, एंड देन यू आर लाइक अब मैं क्या करूँ? तो उस केस में आप चाहो तो एक्सचेंज के लिए जाने से रिफ्यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ कॉलेजेस कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं। वो पेनल्टी हो सकता है 1 लाख हो या 1.5 लाख हो, बट वो पे करके आप चाहो तो एक्सचेंज पे ना जाने का डिसीजन भी ले सकते हो। सो दीज आर सम ब्रॉड थिंग्स, लेट मी जस्ट चेक अगर मैं कुछ भूल रही हूँ। आई थिंक मोस्टली कवर कर दिया था, पर 1-2 पॉइंट्स रह गए थे, तो आई जस्ट कवर देम। तो बाहर आप किस तरह के कोर्सेज पढ़ते हो? कोर्सेज सिमिलर होते हैं जैसे आप MBA में पढ़ते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको मान लो बाहर उस कॉलेज ने 10 कोर्सेज ऑफर किए हैं, तो उसमें से आप 7 चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है, हर कॉलेज का अपना अपना होता है। उसके अलावा एक पॉइंट जो मैं भूल गई थी, दैट वाज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे कॉलेजेस या कंट्रीज़ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रांस में खास करके बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, बट वो डिपेंडेंट होते हैं आपके एक्सचेंज रैंक के ऊपर। तो जितना अच्छा आपका रैंक होगा, एकेडमिक रैंक या एक्सचेंज रैंक, बिकॉज एकेडमिक रैंक का बहुत वेटेज है, तो आपका फर्स्ट ईयर में जो रैंक होता है उसके बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। एंड एक फाइनल पॉइंट जो मैं बताना भूल गई थी, एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, कि अगर आप बाहर जाते हो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एंड बाय चांस आप यहाँ का प्लेसमेंट प्रोसेस मिस कर देते हो इंडिया का, इन दैट केस आप नेक्स्ट ईयर की प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हो। तो अगर प्लेसमेंट प्रोसेस उसी टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे आप एक्सचेंज के
किसी टर्म के लिए हो या किसी रीज़न की वजह से अटेंड नहीं कर पाते हो, तो कुछ कॉलेजेस ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हो. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सचेंज प्रोग्राम. I don't know why I am feeling excited. I didn't even go for exchange, but honestly it's a fun experience. And I think out of a batch of 400, although I'm not like really sure कि कितने लोग गए थे, but I feel कम से कम 40% लोग तो गए थे एक्सचेंज पे, एंड हमारा कैंपस एकदम खाली हो जाता है उस टाइम पे. सो येस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एवरीवन शुड ट्राई फॉर इट अगर आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एड्रेस नहीं किए तो आप कमेंट्स में डाल देना. आई विल ट्राई गेटिंग बैक टू माय फ्रेंड्स एंड आंसरिंग देम फॉर यू. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस.